राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आपके जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है आज लगभग उनको खत्म कर देंगे। यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके यूट्यूब प्लेलिस्ट का हमारा क्या लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी बाकी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम आगे करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो इसके अंदर बच्चों देखिए क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इसके अंदर क्या कह रहा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला AB2 और AB4। यानी कि दो कंपाउंड हमारे पास जिनके फॉर्मूले कुछ इस प्रकार होंगे। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के अंदर उनको डिसॉल्व किया गया है 1 ग्राम ऑफ AB2। यानी कि जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है AB2 का 1 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दिख रखा है उसका 2.3 केल्विन। फिर वेयर है 1.0 ये अगले सब्सटेंस का दे रखा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इतना दे रखा है। तो आप लोगों ने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है भी इन कंपाउंड का अलग अलग फॉर्मूला क्या है, या इनका जो हमारे क्या है मोलिकुलर मास कितना कितना होगा इनका। तो देखिए काफी आसान न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो दो जो चीजें दी हुई होती है उन चीजों को लिख लेंगे आप। जैसे इसके अंदर क्या दे रखा है, ये सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, ये हमारा सोल्यूट का दे रखा है, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, केबी की वैल्यू दे रखी है। तो हम सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है जो मोलिकुलर फॉर्मूला, वैसे तो क्या था इसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा किसके बराबर, डेल्टा टीवी बराबर था हमारा किसके, वो होता था हमारा KF इंटू में 1000 इंटू में W2, फिर डिवाइड बाय में क्या होता था M2 इंटू में W1। ये हमारा फॉर्मूला था। लेकिन हमने इसके अंदर निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो M2 तरफ इस तरफ आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, KF इंटू में 1000 इंटू में W2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी, और डिवाइड बाय इनटू मल्टीप्लाई बाय किसका हो जाएगा W1 हो जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। M2 किसके लिए ले रहे हैं बच्चों, हम M2 ले रहे हैं किसके लिए, पहले हम निकालते हैं AB2 का। AB2 के लिए निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, 1000 का 1000 रहेगा। KF की वैल्यू कितनी रखी है, 5.1 दे रखी है बच्चों, वैल्यू कितनी होगी 5.1। 1000 W2 कितना है 1 दे रखा है। जबकि मोलर मास की बात करें, हम मोलर मास हमें निकालना ही था। फिर उसके बाद जो डेल्टा टीवी की वैल्यू, डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट के लिए 2.3 दे रखी है बच्चों। और उसके बाद दे रखा है क्या, उसके बाद W1 हमारा कितना है 20 ग्राम्स है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसकी कैलकुलेशन जब आप लोग करोगे तो ये कितना आएगा 110.87 मोलर मास किसके अंदर होता है, ग्राम पर मोल के अंदर होता है बच्चों। तो ये ग्राम पर मोल के अंदर आ जाता है। फिर ऐसे ही है, ये तो हमने निकाला था इसके लिए M2 AB2 के लिए। फिर हम निकालते हैं M2 AB4 के लिए। अब AB4 के लिए क्या होगा बच्चों, वही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, KF की वैल्यू 5.1 ही है, जबकि हमारा ये कितना 1000 ही है, और क्या है W2 हमारा 1 है। इसके अंदर जो के डेल्टा टीवी की वैल्यू होगी कितनी दे रखी थी 1.3 दे रखी है, इसी के अंदर चेंज है। और क्या दे रखा है, उसके बाद हमारा W1 हमारा ये भी कितना रहेगा 20 ही रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आएगी 196.15 ग्राम पर मोल। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब ये आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये जो मोलर मास आए हमारे पास, ये किसका मोलर मास है, ये AB2 और किसका है AB4 का है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इनको देखना। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी भी हमने किया क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने दे क्या रखा था, ये चीज आप ध्यान से देखेंगे भी AB2 और AB4 कंपाउंड दे रखे, उनके हमने मोलर मास निकालने अलग से, A का अलग निकालना है, B का अलग निकालना है। तो इन्होंने क्या किया अभी, दो चीजें दे दी हमारे पास, एक दे दिया सॉल्वेंट और दो सोल्यूट दे दिए, कौन कौन से AB2 और AB4। और डिसॉल्व की उनकी अलग अलग वैल्यू दे दी, अलग अलग वैल्यू दे दी, तो हमने अलग अलग मोलर मास निकाल दिया। लेकिन हमें मोलर मास क्या चाहिए, A का अलग चाहिए, B का अलग चाहिए। तो ये किस प्रकार निकालेंगे हम, ये चीज देखिए बच्चों। तो कैसे निकलेगा ये, अब देखना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं अभी, इन्होंने कंपाउंड दे रखा है AB4 और AB2। तो पहले हम AB4 की बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने AB दे रखा है,
ए भी 4 है। तो ए का मास हम x मान लेते हैं, प्लस में क्या हो जाए 4 इंटू में इसका मान लेते हैं, ये x हो गया और ये क्या हो जाता है बच्चों y हो गया। तो इसका मोलर मास कितना दे दिया बच्चों, इसका दे दिया 196.15, जबकि जो दूसरी तरफ देखिए हम वो क्या था Ab2 था, Ab2 का मोलर मास कितना होगा बच्चों x प्लस x इंटू में 2y हो जाएगा। अब ये आपका जो आपने 10th क्लास में किए होंगे बहुत सारे मेथड लगाए होंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, अलग अलग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2y आ गया और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 8 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा 2 आएगा, फिर ये 5 और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाती है हमारी y की। अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जो ऐसे ही x की वैल्यू हम क्या करेंगे निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास बनेगी बच्चों कितनी 25.59। तो ये हमारे क्या आ जाती है, जो a है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आई इतनी और b की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये था हमारा फॉर्मूला, ये जो हमने निकाल के बताना था, अभी क्या निकालना था, मोलर मास निकालना था अलग अलग सब्सटेंस का। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। तो ये मोलर मास था किसका, ये कितना यूनिट है, ये 25.59 यूनिट है और ये कितना है 4.264 ग्राम पर मोल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या कह रहे हैं, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ किसका ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 4.98 बार इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना 1.552 बार्स एट सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी द इट्स कंसंट्रेशन। तो हमें इसके अंदर कंसंट्रेशन में बतानी है। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई बी इज इक्वल टू nRT था, लेकिन जब हम क्या करते थे b को डिवाइड कर देते थे या क्या बन जाता था CRT बन जाता था स्टूडेंट्स, यानी कि n बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी है बच्चों। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी हमारी, तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी, RT बाई में हमारा क्या आ जाएगा पाई नीचे आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू जो हमें गिवन दे रखी है वो हमने लिख दी, ये गिवन थी, और हमें जो बार चाहिए था वो गिवन है हमारे पास, और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसके अंदर ये वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो देखिए कितना आएगा, यानी कि बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और उसके बाद आप लोगों का आंसर आपके सामने आ जाता है। तो इसे कैंसिल काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आता है स्टूडेंट, देखिए वो आएगा हमारा लगभग 0.061 मोल, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाता है। जो कंसंट्रेशन हमारी कितनी आएगी इतनी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाता है भी इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन कौन सी है। तो आप लोग वैसे बता भी सकते हैं, जो हमारा 23 क्वेश्चन है 2.23 उसके अंदर क्या पूछा जाता है, उसके अंदर पूछी जाती है भी इनके अंदर टाइप्स ऑफ फोर्सेज कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है। तो देखिए इसके अंदर काफी सिंपल है, आप लोगों ने बताना होगा भी, हम एग्जांपल लिखते जाएंगे, आप लोग बताएंगे भी इसके अंदर कौन कौन सी थी। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हो रहेगा हमारा किसका, एन हेक्सेन का। तो इनके बीच में हमें बतानी है भी टाइप ऑफ क्या इंटरमोलिकुलर, 23 क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ फोर्सेज बतानी है हमने। इसके अंदर भी कुछ प्रकार की फोर्सेज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में बताना है हमने। तो सबसे पहला एग्जांपल रहेगा हमारा एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन का। तो आप बता सकते हैं भी इनके बीच में कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। उसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी में पूछा है उन्होंने किस किस के बारे में, उन्होंने पूछा है भाई I2 और Cl2 के CCl4 के बारे में, इन दोनों के बीच की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछी है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, NaClO4 और वाटर के बीच में पूछी है बच्चों। फिर इन्होंने पूछी किसके बीच में, मीथेन और किसके बीच में, यानी CH4 एंड किसका एसीटोन के बीच में,
कीटोन ग्रुप के बीच में पूछी है। फिर इन्होंने पूछा इसके बीच में एसीटोन नाइट्राइल के बीच में CH3CN और किसके बीच में एसीटोन के बीच में। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज है। तो आप लोगों ने इनके बीच की फोर्सेज बतानी है भी कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर कौन सा पूछा है अभी, एसीटोन नाइट्राइल और कौन सा था हमारा मेथेनॉल, एक और था भी स्टूडेंट्स हमारा, वह भी मेथेनॉल और एसीटोन सारे आ गए, ये मेथेनॉल है बच्चों। तो पहले के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पहले क्या है दो हैं उनके बीच में क्या होगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, तो इनके बीच में क्या होती है वीक वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेज है, वन डर वाल फोर्सेज है भाई। तो ये आप लिख देंगे भी वन डर वाल फोर्सेज है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है हमारी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट के अंदर आप बता सकते हैं बच्चों आसानी से कौन सी फोर्स मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होती है आयन डाइपोल आयन इंटरेक्शन होती है, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है थोड़ा सा पोलर है और यही पोलर है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्सेज होगी आयन डाइपोल आयन इंटरेक्शन होगी। तो इसके बीच में आयन डाइपोल आयन इंटरेक्शन है। फिर जो हम बात करें किसकी, जो हमारा एसीटोन और ये है इनके बीच में भी आयन डाइपोल आयन इंटरेक्शन है। जो हमारा नेक्स्ट होगा उसके अंदर क्या होगी बच्चों, उसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल, इन दोनों के ऊपर क्या होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, क्योंकि इनके बीच के ऊपर क्या आ जाती है पोल क्रिएट हो जाएंगे, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या है पोल क्रिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं चार्जेस के कारण ये क्या हो जाते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आ जाती है इनके बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख दिया है। हमने चेक करनी है अभी जो सोलिबिलिटी चेक करनी है किसके अंदर एन ऑक्टेन के अंदर, यानी कि हमारे पास ये चार क्या थे जो भी सोल्यूट थे, इन सोल्यूट को हमने क्या कर दिया एन ऑक्टेन के अंदर डिसोल्व किया। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा हाईली सोल्यूबल होगा और कौन सा क्या होगा लेस सोल्यूबल होगा। तो आप लोगों को ये चीज पता है भी जो ये एन ऑक्टेन है हमारा ये कैसा होता है नॉन पोलर है, और एक हमारा फंडा है केमिस्ट्री के अंदर भी सॉल्यूशन के अंदर भी लाइक डिसॉल्व लाइक, वैसे नेचर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है भी जैसा होता है वैसे को वो पसंद करता है। तो यदि कोई पोलर है तो वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, यदि कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम पोलैरिटी के अकॉर्डिंग इनको रख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा भी ये क्या होता है, ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाता है जो इसके अंदर क्या होता है डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर, यानी चार्ज क्रिएट हो जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाता है। और इसके अंदर भी आप समझते होंगे भी चार्जेस होते हैं, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होते हैं। और ये तो है ही हाईली पोलर, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो पोलैरिटी के हिसाब से देखें तो पोलैरिटी के हिसाब से क्या होगा सबसे ज्यादा पोलर क्या होगा KCl होगा, उसके बाद में CH3OH मेथेनॉल होगा, फिर एसीटोन नाइट्राइल होगा, और सबसे कम क्या होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन तो हमारा होता ही नॉन पोलर है। तो यदि हम बात करें भी क्या होगा सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी किसके अंदर हम बात करेंगे सोलिबिलिटी की एन ऑक्टेन के अंदर, तो सबसे ज्यादा किसकी सोलिबिलिटी होगी तो होगी हमारी किसकी साइक्लोहेक्सेन हाईली सोल्यूबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा यानी जिसकी पोलैरिटी से थोड़ी सी कम होगी तो ये क्या होगी एसीटोन नाइट्राइल हो जाता है हमारा, फिर उसके बाद हमारा मेथेनॉल हो जाता है, और सबसे कम सोल्यूबल कौन सा है KCl है। यानी कि पोलैरिटी का बिल्कुल ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये क्या था ये हाईली पोलर है, फिर लेस पोलर, सबसे लेस पोलर और लीस्ट पोलर, जबकि जो हमारा सोल्युबिलिटी है वो हमारा क्या होगी नॉन पोलर के अंदर जाना और पोलर के अंदर सबसे कम होती है सॉरी। फिर इसके अंदर क्या होगा भी जो सोल्युबिलिटी बात करें हम किसके अंदर चेक करते हैं वाटर के अंदर भी, इनमें से कौन सा हाईली सोल्युबल है वाटर के अंदर, कौन सा लेस सोल्युबल और कौन सा इनसोल्युबल है। तो आप यहाँ पर शक्ल देखते ही बता सकते हो। पहले तो परले वाला है भी उसके अंदर हमने क्या देखनी थी पोलैरिटी देखनी थी, पोलैरिटी का ऑर्डर हमने इस तरह था, तो हमारा क्या होगा जो हमारी सोल्युबिलिटी होगी वो इस तरह हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा इसमें और सबसे कम इसमें। फिर हम बात करेंगे भी सोल्युबिलिटी की जो 25 क्वेश्चन है हमारा, और आज वाली वीडियो हमारी भी थोड़ी सी लंबी चलने वाली है क्योंकि आज हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं भाई
जो हमारा फिनोल है, फिनोल के अंदर क्या होता है, पहले की सब्सटेंस की बात करें, फिनोल आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जो इसके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, ये बड़ा पार्ट तो क्या है, नॉन पोलर है, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या है, हमारा पोलर पार्ट है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पार्शली सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, मतलब पूरा तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट की वजह से वो पूरा नहीं उड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं भी पार्शली सोल्यूबल। तो ये पार्शली क्या होगा, सोल्यूबल होगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टोल्विन। टोल्विन का फॉर्मूला यदि आपको ध्यान हो +1 के अंदर हमने किए थे बहुत सारे, तो ये टोल्विन है आप लोगों का। बेंजीन के ऊपर जब आप CH3 ग्रुप लगा देते हो, मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाता है, टोलिन हो जाता है। अब ये पार्ट भी हमारा नॉन पोलर है और ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो ओवरऑल ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर आपको पता होगा जो हमारा वाटर है, वाटर कैसा होता है, पोलर के नेचर का होता है। तो ये कि दोनों के दोनों पोलर है, तो ये क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाएगा बच्चों। फिर हम बात करें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को यदि ध्यान हो तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारा होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मिक एसिड का ही होता है। यदि इसको इस तरह से खोल के लिखे तो ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाता है, और ये आपको पता होगा भी जो एसिड है वो क्या होते हैं, वाटर में आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं। वो सबसे छोटा है तो आसानी से हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हाईली सोल्यूबल हो जाता है हमारा, ये हाईली सोल्यूबल हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी हमारा क्या होता है, CH2CH2 हाईली सोल्यूबल होगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप के कारण ये क्या हो जाता है, हाईली सोल्यूबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये भी हाईली सोल्यूबल है, क्योंकि पोलर नेचर है इसका, तो ये भी हाईली सोल्यूबल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का शायद आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फॉर्मूला देखिए भी क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। इसका फॉर्मूला है CHCl3, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये फॉर्मूला है, और ये क्या है भाई, नॉन पोलर नेचर का, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल है, तो ये इनसोल्यूबल कंपाउंड है। फिर बात करें हम किसकी, पेंटेनॉल की। अब पेंटेनॉल का मतलब क्या हो गया, C5H11OH पेंटेनॉल। अब ये क्या है, इसके अंदर ये पोलर ग्रुप भी है लेकिन नॉन पोलर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली सोल्यूबल हो जाएगा। क्योंकि आप इस तरह से लिख के देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये ग्रुप हो गया। अब ये इतना पार्ट तो हमारे पास नॉन पोलर है, और ये बड़ा पार्ट पोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली सोल्यूबल हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये चीज थी हमने इनके अंदर देखनी थी, सोल्यूबिलिटी चेक करनी थी, कौन सा वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल और कौन सा कम सोल्यूबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, क्या कह रही है इसके अंदर भी, इफ दी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। हमने जो 2.6 क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए, काफी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आपसे होगा तो आप हमारी जो PDF लिंक हो गया टेलीग्राम ग्रुप से, आप क्या कर सकते हैं उसको, यानी जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड हो जाता है उसके 2-3 आवर के बाद हम क्या डाल देते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको इससे रिलेटेड PDF मिलेगी सॉल्व क्वेश्चन की, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो वहां पर भी हम इसका जो 2.6 है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए इसके अंदर कहा क्या गया है, इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, यानी कि हमें क्या दे रखा है, KSP दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है 6 × 10⁻16, ये हमें दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करनी है अभी क्या, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमें क्या करना है इसके अंदर जो ऐसे, यानी कि सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो कैसे होगा, जो KSP हमें दे रखा है, तो हम मान लेते हैं भी SB क्या है, SB सोल्युबिलिटी है किसकी, सोल्युबिलिटी ऑफ CuS किसके अंदर होती है, ये मोल पर लीटर के अंदर है, यानी कि मोलैरिटी की ही बात कर रही है स्टूडेंट्स। मोलैरिटी और जो सोल्युबिलिटी है वो लगभग क्या होते हैं, दोनों सेम ही है। तो यदि हम इसको आयनाइज करें CuS को, तो आप लोगों को क्या मिलता है, यदि हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलेगा Cu2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, ये हमें आप लोगों के अंदर वो मिलेगा। तो जैसे ही इसके अंदर हम क्या मानते हैं, ये भी S है और ये भी S है, तो यानी कि जो हमारा KSP हो किसके बराबर आ जाएगा, KSP बराबर आ जाएगा S इंटू में S के, यानी कि S का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, हमें S चाहिए, और S क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, KSP का, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गई सोल्युबिलिटी। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, और स्क्वायर रूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए KSP का स्क्वायर रूट हम करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 × 10⁻16
तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो देखिए। तो वो आता है हमारे पास कितना, 2.45 इंटू में 10⁻⁸ मोल पर लीटर, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा किसका, इसका। इसके अंदर पूछा क्या था अभी बच्चों, मोलैलिटी या सोल्युबिलिटी की बात, वो यानी कि सोल्युबिलिटी की बात कर रहा था किसकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की। यानी कि आपने क्या करना था, कोई सॉल्यूशन के अंदर हमें बताना था भी इन दोनों की प्रोडक्ट की सोल्युबिलिटी कितनी आएगी, वो चेक करनी थी। तो इन्होंने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा था, वो इतना था। तो हमने देखा भी आयनाइज होगा कितने आयन बनाएगा, 2 आयन बनाएगा, उसको हम मान लिया एस मान लेते हैं। इसकी सोल्युबिलिटी किसकी, CuS की मोल पर लीटर के अंदर। तो Ksp बराबर हो जाता है S इंटू में S का स्क्वायर, और S का स्क्वायर यानी कि S की वैल्यू निकालेंगे तो इसका Ksp का स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, 6 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, और 10 की पावर 16 क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को यदि अंदाजा लगाना हो भी कैसे आए ये, क्योंकि जो क्या होता है हमारा 4 और 9 के बीच में है हमारा √6, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। और 16 का आपको पता ही होगा भी क्या हो जाएगा, 16 की हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 की पावर के अंदर हाफ हो जाती है। तो ये था हमारा आंसर। तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, काफी आसान है, वैसे तो आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है आप लोगों को नहीं पता लगेगा। उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। और वो क्या होती है, वेट बाय वेट के साथ कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्या है, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होगी इस क्वेश्चन के अंदर से। तो उन्होंने कह दिया है भी कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एस्टेरॉइड व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट डिसॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। मतलब हमने क्या लिया, जो सोल्यूट था हमारा वो कितना था, 6.5 ग्राम था हमारा सोल्यूट। सोलवेंट कितना था बच्चों, सोलवेंट दे रखा है उन्होंने कितना, सोलवेंट दे रखा है 400 ग्राम। ये हमारा उन्होंने क्या बोल रखा है अभी, ये बोल रखा है उन्होंने एस्पिरिन बोल रखी है, और ये बोल रखा है हमारा एसिटोनाइट। तो ये दोनों चीज आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, एस्पिरिन की, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किस प्रकार से आएगी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सोल्यूट होता है डिवाइड बाय में क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 6.5 प्लस में 450। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, इन्होंने दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमसे क्या पूछी है, मास परसेंटेज पूछी है। तो बिल्कुल आसान रहता है, मास परसेंटेज के अंदर क्या करना होगा हमें, किसका पूछा है, सोल्यूट की मास परसेंटेज पूछी है। तो सोल्यूट हम ऊपर लेंगे डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन। सोलवेंट इतना था, सोल्यूट इतना, दोनों को तोड़ेंगे तो सॉल्यूशन आ जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कैलकुलेट करने के बाद, इसकी परसेंटेज आती है, इनटू में 100 लगा लेते हैं परसेंटेज के लिए। तो इसकी वैल्यू आई बच्चों कितनी, 1.424% वैल्यू आ जाती है इसकी मास परसेंटेज की, यानी कि इतना मास के अंदर वो परसेंट है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था हमारा। इन्होंने क्या दे रखा है, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे भी इन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने मास परसेंटेज पूछी थी, इसको एस्पिरिन दे रखा है, इसको एसिटोनाइट्राइल दे रखा है, यानी कि इसको इसके अंदर डिसॉल्व किया है। वैसे ही आप लोगों को पता होगा जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है वो सोल्यूट होता है, हाई क्वांटिटी के अंदर सोलवेंट होता है, और दोनों को मिक्स कर दे तो सॉल्यूशन तैयार होता है। तो सोल्यूट की निकालेंगे तो सोल्यूट बाय में क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसकी हम परसेंटेज निकालने के लिए हाइड लगा लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 1.424% आ गया। स्टूडेंट हमारा क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर भी, नेरोफिन है क्या सिमिलर टू दी मॉर्फिन, यानी जो नेरोफिन है वो क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है मॉर्फिन के, जो यूज किया जाता है कॉम्बैट डिप्रेडोर सिस्टम के अंदर इन नारकोटिक्स यूजर। डोज ऑफ नालोरोफिन जनरली गिवन 1.5 mg, और जिसकी डोज कितनी दी जाती है, 1.5 mg दी जाती है। कैलकुलेट दी मास ऑफ कितना, 1.5 into 10⁻³ मास मोल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर दी अबव डोज। तो इसके अंदर आप बच्चों हमने क्या बताना, हमने ये बताना है भी वो कितना डोज उसको देनी पड़ेगी, ग्राम के अंदर कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोलर मास कैलकुलेट किया इसका। तो आपको पता होगा भी 19 इंटू में 12 हो जाता है, प्लस में क्या होगा 21 हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, और 32 इसका हो जाएगा, तो 311 ग्राम पर मोल आ जाता है। फिर आपको देखिए भी 1.5
3m एक्वस सॉल्यूशन किसका नार्रोफिन के अंदर कितना होगा, उसका मास कितना हो जाएगा 0.4665 ग्राम, यानी कि इतना मास किसका नार्रोफिन का उसके अंदर हो जाता है। फिर हमने सॉल्वेंट दे रखे कितना 1 किलोग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे सोल्यूट के अंदर ऐड कर देंगे किसको, सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा 1000.4665 ग्राम। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1.5 mg, mg का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय में आ जाएगा जो मास हमने कैलकुलेट किया था। तो उसके लिए कितना नाइट्रोफिन रिक्वायर्ड होगा 3.22 ग्राम्स रिक्वायर्ड होगा। यानी कि क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी क्या कर दी टिपिकल कर दी। उन्होंने पूछा कि अभी जो नाइट्रोफिन है वो मॉर्फिन के साथ क्या होता है सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के अंदर, लेकिन जो ये इस प्रकार के सिस्टम के अंदर नार्कोटिक्स यूजर को दिया जाता है जिसके अंदर जनरली क्या होती है 1.5 mg दी जाती है, डोज दी जाती है उसको। तो कैलकुलेट करना है मास किसका इतने का एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, यानी कि अबव डोज के अंदर कितना हमें क्या कितने ग्राम हमें मॉर्फिन चाहिएगा नाइट्रोफिन का चाहिएगा, तो वो चीज बतानी थी। तो मोलर मास की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ 1.53 10 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने कितना नाइट्रोफिन लिया था, फिर हमने टोटल मास निकाला, टोटल मास क्या आ गया सॉल्यूशन का क्या हो जाता है सोलवेंट प्लस में सॉल्यूशन और सॉल्यूट, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये। तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करती 10⁻46 1.4 और ये ले लिया हमने नाइट्रोफिन का, तो कितना आ गया कैलकुलेट करके 3.22 ग्राम्स आ जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने बताना है भी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका सबसे ज्यादा होगा। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसके वो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब इनमें से जो सा सबसे ज्यादा आयनाइज होगा वो क्या होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका सबसे कम होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए भी क्या होता है जो हमारा फ्लोरीन है, हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन और किसकी हाइड्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो इसका मतलब जो क्या होगा हमारा जो एसिटिक एसिड जो हमारा क्या है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है ये हमारा सबसे ज्यादा क्यों क्या होगा आयनाइज होगा, यानी कि जब इसके आयनाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट इसके आयनाइज होने के हैं इसके होने के हैं। तो यहाँ पर ये आयनाइज ज्यादा होगा, आयनाइज ज्यादा होगा मतलब जल्दी H पॉजिटिव आयन से देगा। तो इसका मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो किसके ज्यादा आएंगे जो ज्यादा एक्सटेंट के अंदर आयनाइज होगा, और ज्यादा एक्सटेंट के अंदर कौन आयनाइज होगा सबसे ज्यादा, तो यही होगा हमारा। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा डिप्रेस किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका फिर इसका फिर इसका। मीन्स हम क्या कह रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी ज्यादा, तो ये क्या करेगा जो अभी ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का इसका। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की बात करें तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा बच्चों। जैसे इनके बीच का ये बॉन्ड है ये बॉन्ड अब क्या करेगा, अब यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, ये इलेक्ट्रॉन मांगेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, अब यहाँ से खींचेगा तो मतलब और ऑक्सीजन भी चाहता है भी मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, वो इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे ये इसको लूज कर देगा और ये यहाँ पर आ जाते हैं और ये इनके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन हमने तो सिर्फ यही बतानी है भी जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, जो हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है उसके अंदर, फिर हमारा ट्राइक्लोरो हमारा एसिटिक एसिड है और फिर सबसे कम किसके अंदर होगा एसिटिक एसिड के अंदर होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके यहाँ होगा हमारा इसका फिर इसका और फिर इसका, तो ये हमने इसके अंदर बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन इज कितना है 17.353। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों आप यहीं से देख के समझ सकते थे भी ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्या है रिलेटेड लोअरिंग वेपर प्रेशर से क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का कह रही है यानी पी नॉट की वैल्यू हमने क्या लिख दी पी नॉट 1 इज इक्वल टू लिख दिया हमने 17.353 mm ऑफ Hg। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करना 25 ग्राम ऑफ क्या ग्लूकोज,
ग्लूकोज है तो मतलब सोल्यूट दे रखा है हमें कितना 25 ग्राम, जबकि हमें पता है भी जो वेट किसने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, सोलवेंट का वेट दे रखा है हमें 450 ग्राम्स। अब मोलर मास निकालते हैं, आप लोगों को पता ही है भी जो हमारी ग्लूकोज है उसका 180 होता है ग्राम पर मोल के अंदर, और वाटर है वो कितना होता है हमारा 18 ग्राम पर मोल होता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं यदि कोई डाउट रहता है। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है स्टूडेंट, वो रहता है पी नॉट 1 माइनस P1 या पी है सोलवेंट का सॉल्यूशन का बाय में P1 नॉट इक्वल टू होगा क्या N2 बाय में N1 प्लस N2। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेंगे हम इसके अंदर, अब ये वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमारे पास P0 भी है लेकिन हमारे पास क्या है N2 और N1 नहीं है। तो N2 N1 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे N1 है, N1 किसका होता है सोलवेंट का होता है, नहीं उसका ले लिया हमने सोल्यूट का, सोल्यूट का तो हम N2 लेंगे और सोलवेंट का लेंगे N1। तो क्या होता है W बाय में M, तो 25 W था और 180 क्या था हमारा जो M था मोलर मास था, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है 0.139 आएगा स्टूडेंट्स। और इसके अंदर देखोगे जो N1 है सोलवेंट का वो कितना आएगा 450 ये था, और 18 इसका क्या होता है मोलर मास होता है। डिवाइड करेंगे तो मोल कितने आते हैं इसके, मोल आए हमारे पास 25। तो उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर अपने निकालने की कोशिश करते हैं। तो 17.535 माइनस PS क्या हो जाएगा 17.535 डिवाइड बाय में क्या आएगा N2 कितना है हमारा 0.139, 0.139 प्लस में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर N2 कर लीजिए और उधर N1 कर लीजिए, तो ये कैलकुलेशन आपकी आसान रहती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे 25.139 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ये परली तरफ जाके पहले इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हम सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे PS की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है बच्चों, वो आएगी 17.4 और mm of Hg, यानी कि ये हमारे सॉल्यूशन का है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा भी जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है वेपर प्रेशर लोअर चला जाता है। तो देखिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था कितना है 17.44 है, जबकि हमारा जो क्या था वेपर प्रेशर किसका था प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट का था वो कितना था 17.535 था, यानी कि इससे क्या था ज्यादा था बच्चों। तो यही कहते हैं हम अभी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो हमारा वेपर प्रेशर किसका है वाटर का है, कब एडिशन ऑफ इसके बाद ग्लूकोज के बाद, तो वो हमारे कितनी आती है 17.44 mm of Hg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये रिलेटेड है हमारा हेनरी लॉ से। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन is 4.27 10 raised power 5 mm of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene under 760 mm of Hg। यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर भाई ये न्यूमेरिकल है हमारा, और इसके अंदर हमने क्या करनी है सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे हम इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो काफी आसान न्यूमेरिकल है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो गिवन चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो P की वैल्यू कितने ने रखी है 760 mm of Hg। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, फिर बात करते हैं हम किसकी, और क्या दे रखा है इन्होंने मोलैलिटी दे रखी है, मींस इन्होंने क्या दे रखा है जो KH की वैल्यू है वो दे रखी है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट इतना, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी KH की वैल्यू 4.27 into में 10 raised power 5 mm of Hg। तो ये चीज दोनों की दोनों गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारा क्या था, जो हमारा प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके मोल फ्रैक्शन के, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा Py में KH हो जाएगा, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पुट करिए 760 mm Hg और क्या था 4.27
27 इंटू में 10⁵ ऑफ Hg ये दे रखा है। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? ये जो 5 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है, 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसकी डिवीजन के बाद कितना आएगा, इसकी डिवीजन के बाद लगभग आएगा 17799, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 178 इंटू में 10⁻⁻5 इतने मोल फ्रैक्शन के बराबर आता है। तो ये क्या है, मीथेन इन बेंजीन कितनी है, वो इतनी है। बाकी क्या है, बेंजीन है, लेकिन जो मीथेन है वो कितना कंटेंट है उसका, इतना मोल फ्रैक्शन इसका मीथेन का प्रेजेंट है। और जो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं या छोड़ेंगे वो आप क्या है, वो एक दूसरे से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी उनमें दिक्कत आती है तो वो हम क्या करेंगे, जो संजीव सर की केमिस्ट्री टेलीग्राम ग्रुप होगा हमारा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप देख के इनको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 273 उसके ऊपर देख लेना भाई, जो 35 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, वहां पर क्या दे रखे हैं, अभी ग्राफ की वैल्यूज दे रखी हैं। जब आप वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको मिलेगा भाई जो क्या था वो इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। तो वो ग्राफ के अंदर क्या बताया गया है भाई, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो यहां से आप देखिए क्या अंदाजा लगाओगे भाई, जो आइडियल सॉल्यूशन था वो तो ऐसे होता, लेकिन ये कौन सा हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो राउल्स लॉ फॉर नेगेटिव डेविएशन वाला वो ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन देखने के अंदर ये लगता है भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या दे दिया उन्होंने क्या नहीं, लेकिन जब जैसे ही आप लोग ट्राई करोगे तो वहां पर जब ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, जो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है वो ग्राफ आपका फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर। और बहुत ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, इतनी दिक्कत भी नहीं है उसके अंदर तो। और जो न्यूमेरिकल सम छोड़ रहे हैं वो सारे एक दूसरे रिलेटेड है, कोई हेनरी लॉ से, कोई रिलेटिव लोरेंट वेपर प्रेशर से, तो वो तो आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा, ये वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या दे रखा है, जो चीजें गिवन है वो आप सभी नोट कर ले भाई। इसके अंदर क्या कह रखा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ किसकी, कैल्शियम क्लोराइड। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, आई की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे तो आप लोगों ने जो हमें यहाँ से चीज मिलती है या हमें जो चाहिए कि वो सभी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू आप लोगों को पता लगी, पाई की वैल्यू पता लगी, ठीक। उसके बाद टी टेम्परेचर की वैल्यू पता लग गई हमें और बी की वैल्यू पता लग गई। उसके बाद हमें एम मोलर मास था वो हमने निकाल दिया, यानी कि जो सभी वैल्यू, पाई की वैल्यू हमारे पास, आई की वैल्यू है, टी की वैल्यू वी है, एम है, आर है। तो रह गया क्या भाई, फॉर्मूला क्या होता था हमारा फॉर्मूला था पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर ऐड होने के बाद क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है। जैसे ही आई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए डब्ल्यू की। और डब्ल्यू हमारे पास है नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ बताना है भी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना डालने। तो अमाउंट कहां से आएगी, इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा है ना उसको हम क्या लिख लेते हैं, डब्ल्यू बाय में एम आर टी। तो हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इनके नीचे आ जाएंगी, एम हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी जो सारी चीजें आई आर टी है ये सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी। जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप लोगों को आंसर अपना मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, पुट करके देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है 0.75, पी बी की वैल्यू कितनी है लीटर्स के अंदर 2.5 लीटर। फिर क्या आएगा हमारा, जो हमारी वैल्यू थी एम की, एम कितना है यहाँ पर 1 है। उसके बाद जो हमारा आई है उसकी वैल्यू 2.47 है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.0821 है। और उसकी वैल्यू के बाद जो हमें क्या मिलेगी, टी की वैल्यू 300 केल्विन है। जैसे ही आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी 3.42 ग्राम्स, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें ऐड करना पड़ेगा इतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, और बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। जो गिवन चीजें हैं उनको आप एक बार नोट कीजिए
फॉर्मूले को याद करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला आप समझ भी सकते तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर था तो पाई इक्वल टू एनआरटी था, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर दे दिया तो आई लगा दिया साथ में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारा वैसे लास्ट क्वेश्चन है एमसीईआरटी क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या कह रखा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ द K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस assuming that it completely dissociate। यानी कि इसके अंदर बच्चों क्या कह रखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए क्या क्या है गिवन चीजें हैं, वही चीजें हमारी गिवन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, बी गिवन है कितना बच्चों 2 लीटर, जो हमारा क्या दे रखा है W दे रखा है, वो कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 25 mg। यदि हम इसके ग्राम बनाए तो कितने बनेंगे बच्चों, तो इसके ग्राम कितने आ जाएंगे 0.025, क्योंकि मिलीग्राम है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा स्टूडेंट्स। फिर हम क्या देखते हैं भाई, टेम्परेचर देख लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा इसके अंदर। और क्या गिवन चीजें, आर की वैल्यू होती है हमारी, वो कितनी होती है 0.0821 स्टूडेंट, ये वैल्यू दी हमारी इसकी आर की। एम मोलर मास निकाल देते हैं हम K2SO4 का। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में याद भी होना चाहिए, जैसे 2 केल्विन इसका जो पोटासियम उसका 39 होता है, सल्फर का 22 होता है, और ऑक्सीजन है उसका कितना हो गया 16 होता है। तो इस सभी को टोटल करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी 174 ग्राम पर मोल आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या देखना है, इसके अंदर फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, हाँ उससे पहले वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे हम। अब इसने एक बात लिखे इट कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी कि हमें एज्यूम करके चलना है जो K2SO4 है वो एज्यूम करते हैं भी क्या होगा चल रहा है, पूरा डिसोसिएट हो जाता है। और ये बात पहले नहीं आई, आज ये आई है हमारे सामने भाई। जब भी ये पूरा डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 पॉजिटिव आयन मिलेगा पोटासियम के और 1 नेगेटिव आयन मिलेगा किसका, सल्फेट का। तो इस चीज के अंदर यहाँ पर आयन देखिए कितने 2 हैं और 1 यहाँ पर आयन है, तो टोटल आयन कितने हो जाते हैं 3। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर होगा वो भी स्टूडेंट्स कितना होगा 3 होगा। यदि यहाँ पर 4 आते तो 4 होता, 2 आते तो 2 होता, 5 आते तो 5 होता। यानी कि जितने डिसोसिएट होने के बाद हमें आयन मिलेंगे वही उसका क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है। ये चीज आप याद ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बी इज इक्वल टू आई एन आर टी। तो आप लोगों को जो जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख लेंगे। जैसे इसको W कर लेते हैं हम, W बाई में M हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है पाई की, तो क्या हो जाएगा आई डब्ल्यू आर टी बाई में एम बी। तो वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू में वेट कितना दे रखा है W बच्चों कितना था इसके अंदर 25 था, यानी कि 0.225, R की वैल्यू 0.821, T की वैल्यू 298 केल्विन, डिवाइड बाय में M कितना है बच्चों, M हमने निकाला 174 निकाला था, और B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, B की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है स्टूडेंट्स 2 लीटर आई है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसके अंदर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाता है इसके अंदर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5.27 10⁻³ क्या आ जाती है, ATM आ जाती है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसी के बाद हमारा लगभग सारा चैप्टर जो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले देखिए भी ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा लग जाएगा, देखने के अंदर आपको लग रहा होगा भी छोटा सा है, लेकिन नहीं बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। तो देखिए कैसे, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 10 ग्राम ऑफ कितना, ये नाम रहेगा आपके लिए भाई, होमवर्क रहेगा। इसका नाम लिख के IUPAC नहीं लिखे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। फिर क्या किया गया अभी, इसको ऐड किया गया है 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। Ka की वैल्यू दे रखी है 1.4 × 10⁻³ और Kf की वैल्यू दे रखी है। अभी ये क्या है भाई, वो दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है साथ में। तो हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास कितना आएगा भाई इनका 12, इसका फिर 3, फिर 12, फिर 2, फिर 12,
फिर 1, फिर 35.5, फिर क्या हुआ 12, फिर 16, फिर 16, फिर 1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये स्टूडेंट कितना आता है 122.5 ग्राम पर मोल आता है। तो ये दादा हमारा क्या मोलर मास इसका। यदि हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसके अंदर, यदि हम नंबर ऑफ मोल निकाले किसके अंदर निकालने हैं 10 ग्राम, यानी कि इसका कितना सॉल्यूशन था 10 ग्राम था, तो W बाय में M हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.00816 मोल आ जाते हैं इसके ये। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें गिवन दे रखा है भी इसको ऐड किया जाता है किसके अंदर 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो वहां पर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं भी कितनी इसकी मोलैलिटी कितनी आएगी। मोलैलिटी को चेक करते हैं भाई, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, बस जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको डिवाइड कर देते हैं हम किसके साथ, जो हमारा सॉल्यूशन गिवन है। तो इसको जो हमने 250 ग्राम के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, और ये जो ग्राम्स के अंदर था तो 1000 इसके साथ लगा देते हैं, तो ये लगभग आ जाता है कितना 0.3264 आ जाता है हमारे पास मोलर पर किलोग्राम के अंदर। तो अब हम देखेंगे भी इसके अंदर जो अल्फा है, अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसकी वैल्यूज देखते हैं। अब हमें पता है जब ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा स्टूडेंट्स तो ये क्या टूट के क्या बनाता है, तो देखिए क्या बनाएगा ये। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा, ये H+ आयन हमें दे देगा वाटर के अंदर और क्या बना दे देगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेज के अंदर क्या आ जाएगा O- प्लस में H+ हमारे पास आ जाता है, जहां पर अल्फा क्या रहेगा हमारा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन हम C मान लेते हैं। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या रहा होगा भी, जो हमारी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन 0 और इसकी कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर आते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन माइनस हो जाती है C में अल्फा, मतलब इतनी कंसंट्रेशन इसकी घट जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C में 1 - अल्फा। तो इसकी C अल्फा घटी है तो इसका मतलब इन दोनों की इतनी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। और जब हम क्या करते हैं भी, जो हम क्या निकालेंगे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखे हैं, वो क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है हमारा Ka में। अब ये आपको पता लग गया होगा भी ये किस लिए इन्होंने दिया था, ये इसीलिए दिया था ताकि हमें पता लगेगा भी आगे क्या था। तो जो प्रोडक्ट होता है बाय में रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा C में अल्फा में C अल्फा C में 1 - अल्फा। अब आपको पता है भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी वीक एसिड होगा और इसलिए क्या होगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा वीक होगा। तो अल्फा की वैल्यू को हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके करीब आ जाएगी, इसकी वैल्यू लगभग नियर अबाउट क्या आ जाती है 1 के करीब आ जाएगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी इसलिए इसको 1 ले लेते हैं। तो 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास Ka आ जाएगा C का स्क्वायर इनटू में अल्फा का स्क्वायर और A बाय में C आ जाएगा। तो C से ये C कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा C इनटू में अल्फा का स्क्वायर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा Ka में C हो जाएगा और इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट लगा देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल गया था, हमें कंसंट्रेशन मतलब जो ये हमने निकाली थी जो मोलैलिटी होती है वो एक किस्म से कंसंट्रेशन ही होती है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। कैसे आएगी अल्फा की वैल्यू, हम क्या कर देते हैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था साथ में क्या करेंगे उसके साथ हम वैल्यू ऐड कर देंगे किसकी, जो हमारी कंसंट्रेशन थी कितनी है 0.3264, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0655 आ जाती है। तो ये चीज थी हमारी। देखिए आगे भी है आप न्यूमेरिकल एक बार दोबारा से फिर हम बताते हैं। भाई हमने कैलकुलेट करना है डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट,
तो वाटर क्या है 10 ग्राम के अंदर, जो 10 ग्राम ये रखा है उसको वाटर के अंदर इतने के अंदर डिसोल्व किया गया है। सबसे पहले मोलर मास निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, या आप सीधी मोलैलिटी निकाल सकते थे W/m इनटू में 1000 में V इन किलोग्राम, तो वही चीज आ जाती है 10 में इतना, ये आ जाता 100 में 250 ये आ गया। तो हमने यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट कर दी। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के बाद भाई अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे भी ये वाटर के अंदर कितना डूबता है। तो शुरू इनिशियल कंसंट्रेशन के तो ऊपर कुछ भी नहीं था क्योंकि जीरो रहता है, और जैसे ही एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने मान लिया भी इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा घट जाती है, तो ये इसका मतलब ये भी सी अल्फा बन रहा होगा और ये भी सी अल्फा बन रहा होगा। तो उसके अंदर हमने जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इनटू में सी अल्फा यानी प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का आगे अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, नेग्लिजिबल थी, नेग्लिजिबल थी तो इक्वल टू 1 के करीब मान लिया हमने। तो यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू निकाली और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, इतनी आ जाती है। अब हम दोबारा से देख रहे हैं भाई क्या होता है इसके अंदर, एक पॉइंट ये रफ कर देते हैं हम, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना डिसोसिएशन होता है उनके अंदर। तो देखिए क्या था, CH3 CH2 CHCl COOH। इक्विलिब्रियम के ऊपर डिसोसिएशन के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो वही बात है बच्चों भी, शुरू के अंदर हम इसके इनिशियल के अंदर बात करें तो ये हमारा सारे का सारा रिएक्टेंट है वो क्या रहता है, पूरे पूरा रहता है, यानी कि हम 1 मान लेते हैं पूरा पूरा, यानी कि 100% है वो। तो उस टाइम इनकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 और 0 रहती है। लेकिन हम बात करें इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर की क्या बात होगी भी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, मतलब ये कितना टूट चुका होगा। तो हम मान लेते हैं भी ये क्या हो गया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था इतना, ये डिसोसिएट हो चुका था, मतलब ये इतना डिसोसिएट होगा तो उतना ही हमारे क्या बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इन सभी को ऐड कीजिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि हमने सभी को ऐड कर दिया तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा आ गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर हमने क्या किया है, दोबारा डिसोसिएशन देखा है इसका। तो डिसोसिएशन कैसे हुआ, यहाँ से हमने क्या कर दिया अभी, पहले शुरू की कंडीशन ले ली और फिर बाद के अंदर हमने अल्फा की कंडीशन ले ली। तो यहाँ से हमने क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा आ गया। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वन टू फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, ये हमारा पुराना फॉर्मूला था, पहले ही पढ़ चुके हम। तो यानी कि जो आई है हमारा वो किसके बराबर आ जाता है, 1 प्लस अल्फा के। तो आई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अभी हम निकाल के हटेंगे 0.655 ये आ गई। तो यहाँ पर कहना है 1.06555 की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा आ गया 1 टू फैक्टर। तो हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए डेल्टा TF की वैल्यू, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले उन्होंने पूछा ही क्या है, यही पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था अभी, जो इसका कांस्टेंट था इनटू में मोलैलिटी के, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आई की वैल्यू हम और साथ में क्या आ जाता है, 1 टू फैक्टर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1.0655। जो हमारा KF है, KF की वैल्यू कितनी रखी है स्टूडेंट, 1.86 दे रखी है। और जो हमारा क्या है M है, मोलैलिटी हमें अभी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी वो स्टूडेंट्स, वो मोलैलिटी थी हमारी 0.3264 के करीब थी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.65। तो यही हमारा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा आसानी से, हमने क्या बता दिया, जो इसकी 0.6 वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 0.65, ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा, और थोड़ा सा भी क्या हो जाता है लेंथी था, लेकिन आसान है समझने के अंदर। यदि आप लोगों को ट्रिक्स पता है अभी कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है आपने, तो आसानी से आप जा सकते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल NCERT के अंदर नहीं है बच्चों, इनसे बाहर से कभी भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, और काफी आसान है। हमने क्या किया था, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर दिया,
L1 प्लस एल्फा आगे आएगा, हमें फॉर्मूला पता ही था, एक दिन हमने कैलकुलेट भी किया था, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ जाता है। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है और आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।